प्रथमतः नियम समझ लेने के पश्चात हम इस नियम की हेल्प से जल के आयनन को समझने का प्रयास करते हैं। वाटर जो है वो कैसे डिसोशिएट हो पाता है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अगर हमारे पास शुद्ध जल है, ये जो जल है यानी हमारे पास प्योर है, शुद्ध जल का तात्पर्य है इसमें जल के अलावा किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति नगण्य है, नहीं है, प्योरली केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर आप प्योर वाटर लेते हो, उसे हम H2O से प्रदर्शित करते हैं, तो शुद्ध जल अपने आप में एक अत्यंत दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो ये क्या होगा, वियोजित होकर के और छोटे छोटे आयनों का निर्माण करेगा। जल के टूटने से एक धनायन बनेगा, एक ऋणायन बनेगा। धनायन होगा H+, ऋणायन होगा OH-। तो ये इसका अवियोजित अंश है, इसका वियोजित अंश है। इन दोनों के बीच में एक साम्य होगा जिसे हम आयनिक साम्य कहेंगे। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि आयनिक साम्य में पढ़ना क्या है, इस जल में अब कोई बाहर से पदार्थ और मिला देंगे, वो दुर्बल विद्युत अपघट्य प्रबल कुछ भी हो, उसके मिलाने से यहाँ आयनों का इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे डिस्टर्ब होता है और नया इक्विलिब्रियम कैसे सेट होता है, मैं सब चीजें एक्वस सॉल्यूशन में डिस्कस करनी है। तो पहले जल के बारे में हम अच्छे से जान ले, ताकि जलीय विलयन में होने वाली अन्य आयनिक क्रियाओं के बारे में हमें अध्ययन करते समय किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो मैं पहले इस जल के बारे में बात करता हूँ। सपोज एक कंटेनर में, एक पात्र में हमने प्योर जल ले लिया। ये जो शुद्ध जल लिया है, माना ये शुद्ध जल हमने ले लिया है 1 लीटर। 1 लीटर जल हमने ले लिया है। 1 लीटर जल का तात्पर्य है कि हमने 1000 ml ले लिया। 1 लीटर मतलब 1000 ml। जल की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। 1 ml में 1 ग्राम होता है जल में, प्योर वाटर के लिए लगभग ये है। तो ये मान सकते हैं कि ये जो 1000 ml है ये लगभग 1000 ग्राम के बराबर है। तो अगर ये 1 लीटर में जल ले रहा हूं, इस 1 लीटर जल में मोल ऑफ वाटर की बात करूं, 1 लीटर जल में कितने मोल होते हैं, तो 1 लीटर जल का मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में जो मोल होंगे वो 1000 बटे ग्रामों में बार बटे अनुभार। तो जल का ग्रामों में बार 1000 है, अनुभार 18 है। इसे आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 55.5 मोल। तो यहाँ मैं अगर 1 लीटर जल लेता हूं तो जल के 55.5 मोल आ जाएंगे मेरे पास। अब अगर मैं इस जल की मोलरता की बात करूं, सक्रिय द्रव्यमान इकाई होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मोलरता, एक्टिव मास के बजाय मोलरिटी की बात कर रहे हैं। मोलरिटी जो यहाँ पदार्थ उपस्थित है वो 1 लीटर में कितना ये होता है। तो मोलरता निकालते समय जल की मोलरता, जल के कितनी मोल है। अब यहाँ देखिए मोलरता निकालते हैं, ऊपर विलेय के मोल और नीचे विलयन का आयतन। तो यहाँ विलेय भी जल है और विलयन जो बना है वो भी जल ही है। तो ऊपर जल के मोल आएंगे और उसी जल का आयतन होगा। प्योर है तो उसकी मोलरिटी हम निकालने के लिए उसे ही हम विलेय मानेंगे, उसे ही हम विलायक मानेंगे। तो यहाँ पर जल की सांद्रता बराबर जल के मोल। जल के मोल हमारे पास है 55.5 और आयतन हमारे पास है 1 लीटर। ये 55.5 मोल है और वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर है। इसका मतलब क्या हो गया कि जल की मोलरिटी 55.5 मोल पर लीटर आ गई। अगर मैं शुद्ध जल ले रहा हूं और 1 लीटर ले रहा हूं तो उसकी मोलरता 55.5 मोल पर लीटर है, क्योंकि 1 लीटर में 55.5 मोल है। अगर मैं यहाँ 1 लीटर जल नहीं लेता, 2 लीटर जल लेता तो मोलरता क्या आती वो देखते हैं। अगर यहाँ 2 लीटर लेता हूं तो यहाँ 2000 ml, यहाँ 2000 ग्राम, तो मोल कितने हो जाते हैं 2000 बटे 18, यानी इसके 2 गुणे मोल आते। मोलरता कैसे निकालते हैं, मोल जो आते हैं यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम 2 गुणा 55.5, क्योंकि मोल 2 गुणे होते हैं। और आयतन कितने लिखते हैं 2 लीटर, क्योंकि आपने 2 लीटर लिया है। तो यहाँ 2 गुणा 55.5 आता है, यहाँ 2 आता, 2 से 2 कैंसिल हो जाता तो 55.5 मोल पर लीटर ही आता।
इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये जो आप जल ले रहे हो, चाहे 1 लीटर ले लो, चाहे 2 लीटर ले लो, 10 लीटर लोगे तो क्या होगा, मोल 10 गुना हो जाएंगे, आयतन भी 10 गुना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और आंसर वही आ जाएगा 55.5। तो शुद्ध जल का कितना भी आप आयतन ले लें, उस जल की मोलता 55.5 मोल पर लीटर, यानी ये कंसंट्रेशन जल की ही है प्योर वाटर की। चाहे से आप 1 बूंद ले ले, चाहे से आप 1 लीटर ले ले, चाहे से आप 1000 लीटर ले लो, अगर नदी तालाब में कोई पानी भरा हुआ है, प्योर वाटर है, तो वहां उसकी मोलरिटी जो है वो आनी है 55.5, और उसकी 1 बूंद अगर वो भी शुद्ध है तो उसकी मोलरिटी भी 55.5 ही आनी है। तो 1 बूंद की और पूरे तालाब की मोलरता समान है। हाँ, मोल भिन्न भिन्न होंगे, बूंद में मोल कम होंगे, तालाब में मोल ज्यादा होंगे। तो ये तो इसकी कंसंट्रेशन से रिलेटेड हो गया मामला। इसका मतलब प्रारंभ में जब आप शुद्ध जल को ले रहे हैं और उसमें वियोजन प्रारंभ नहीं किया है, तो प्रारंभ में आप देखोगे कि ये जो शुद्ध जल है, इस शुद्ध जल की कंसंट्रेशन है 55.5 मोल पर लीटर, और प्रारंभ में, इसको हटा देता हूं, प्रारंभ में वहां सॉल्यूशन में न कोई H+ और नहीं कोई OH-। अब ये इसका वियोजन स्टार्ट हो गया और साम्य आ गया। साम्य पर इसका कुछ अंश वियोजित होकर के चला जाएगा, क्योंकि जल बहुत दुर्बल विद्युत अपकट्य है, तो इसका बहुत कम अंश वियोजित होकर जाएगा। कितना जाएगा ये ताप पर निर्भर करेगा। सपोज यहाँ का टेम्परेचर मैं ले लेता हूं, ये जो T है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रायोगिक रूप से ये देखा गया है, ये फैक्ट है, ये हमें याद ही करना होगा। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि ये जो जल लेते हैं हम, इस जल के 55.5 मोल में से 10⁻⁻7 मोल वियोजित हो जाते हैं। तो अब हमारे पास बचते हैं 55.5 - 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। 25 डिग्री पर 10⁻⁻7 वियोजित होकर के जाते हैं। हो सकता है 50 डिग्री पर ज्यादा जाए क्योंकि टूटना सोसी है, 0 डिग्री पर और कम जाए। तो ताप बदलोगे तो कितनी वियोजित होकर के जा रही है, ये मात्रा बदलनी स्वाभाविक है। 25 डिग्री पर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि 10⁻⁻7 मोल 55.5 में से वियोजित हो जाते हैं। 25 डिग्री पर क्या होते हैं ये हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही जनरल बात है, और इसको एग्जामिनर जब क्वेश्चन देता है तो उम्मीद करता है कि विद्यार्थी को आता होगा। इस टेम्परेचर के अलावा भिन्न किसी टेम्परेचर पर ये कितना वियोजित होकर के जाता है ये हमें याद होने की जरूरत नहीं है। ये अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में टेम्परेचर डिफरेंट देता है तो उसकी वैल्यू देगा, या फिर हमें केवल गैस करना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे। ये जो है ये डिजिट हमें पता होनी चाहिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 55.5 में से 10⁻⁻7 मोल पर लीटर डिसोशिएट होते हैं। हमें पता है अगर ये एक वियोजित होगा तो ये एक बनेगा, तो 10⁻⁻7 इसके वियोजित हुए हैं, तो H+ की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होती है, और OH- आयनों की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 मोल पर लीटर ही होती है। तो साम्य पर क्या स्थिति हमारे सामने वो हमें पता चल गई है। साम्य पर पानी में OH- होते हैं 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, H+ होते हैं 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, H2 होते हैं 55.5 में से ये कम कर दो, और आपको ये भी पता है कि 10⁻⁻7 मतलब 0.0000001 इतना छोटा मान है कि अगर 55.5 में से घटाओगे तो 55.5 पर कोई ज्यादा विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये मान लगभग 55.5 मोल पर लीटर ही है। इसका मतलब वियोजन से जल की जो सांद्रता है वो प्रारंभ में थी लगभग वही साम्य पर है, जल की मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। ये पूरी चीज हम जानते हैं, और इसकी हेल्प से जल के संबंध में कुछ और जो तथ्य हैं उन तथ्यों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला, इस जलीय मीडियम में
वियोजन की मात्रा क्या है? अल्फा ऑफ H2O एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री पर जल के लिए अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा निकालते थे, प्रारंभ में कितने मोल थे वो आप देख लीजिए। शुरू में ये 55.5 मोल थे, और इसमें से कितनी वियोजित होकर के चलेगी वो आप ऊपर लिख दीजिए, 10⁻⁷ वियोजित हो गई। परसेंटेज में अगर आपको अल्फा निकालना है तो आप इसे किससे गुणा कर दीजिए? 100 से गुणा कर दीजिए। तो 25 डिग्री पर आप अल्फा की वैल्यू देखेंगे, अल्फा H2O परसेंटेज में, तो सोल्व करने पर आंसर आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁷ परसेंटेज। तो जल की वियोजन की मात्रा क्या है? अल्फा वियोजन की मात्रा। तो जल की वियोजन की मात्रा 25 डिग्री पर 1.8 गुणा 10⁻⁷% है, जो बिल्कुल आसानी से हमने कैलकुलेट कर ली, क्योंकि वियोजन की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र हमें पता था, प्रारंभिक मोल क्या थे, उनमें से वियोजित कितने हुए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये तो सारी बातें कर रहा हूँ, उस दौरान टेम्परेचर पता होना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो वेरी नहीं करना चाहिए। तो 25 की बातें मैं कर रहा हूँ, 298 केल्विन की बातें मैं कर रहा हूँ। सेकेंड, अगर मैं बात करता हूं के डिसोसिएशन की, ये जो जल वियोजित हो रहा है, तो जल के लिए वियोजन स्थिरांक की बात कर रहा हूं मैं। और वियोजन स्थिरांक कैसे निकालेंगे हम? उत्पाद की साम्य पर कंसंट्रेशन, यानी H+ की कंसंट्रेशन एंड OH- की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ओके, तो ये जो वैल्यू आएगी के वियोजन की, H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ है, OH- की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ है, और H2O की कंसंट्रेशन 55.5 है। तो आप देखोगे कि के डिसोसिएशन ये जो आ रहा है वो आ रहा है 1.8 इंटू 10⁻⁻16। ये जल के लिए वियोजन स्थिरांक है, ये आप ध्यान रखें, ये जल का वियोजन स्थिरांक। तो जल का वियोजन स्थिरांक आपसे पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं, जल का वियोजन स्थिरांक होता है 1.8 गुणा 10⁻⁻16। तो बड़े आसानी से आपने कैलकुलेट कर लिया। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम किसी भी आयनिक साम्य पर लागू किया जा सकता है, तो जल पे भी कर दिया। थर्ड पॉइंट, यहां आप देख रहे हैं जल की जो प्रारंभिक सांद्रता है वही साम्य पर है, इसका मतलब जल की सांद्रता स्थिर है। तो ये एक स्थिरांक होता है, और जल की सांद्रता भी प्रयोग में स्थिर है। तो ये जो स्थिरांक था उससे इस स्थिरांक के साथ ही ले लेते हैं हम। तो ये जो इक्वेशन थी, इसे मैं एक नई इक्वेशन लिख देता हूं कि के जो वियोजन वाला आ रहा था, के डिसोसिएशन, इस के डिसोसिएशन के साथ ही अगर आप जल की सांद्रता को भी ले लेते हो, क्योंकि प्रयोग में ये भी स्थिर है और ये स्थिरांक होता ही है, तो दोनों स्थिरांकों को हम एक साथ ले लेते हैं। इस साइड में आ जाएगा H+ एंड OH-, और दो स्थिरांकों को गुणा करने पर एक नया स्थिरांक आता है, और ये जो नया स्थिरांक आ रहा है वो जल में दोनों आयनों की सांद्रता को गुणा करने पर इसका जो फल आ रहा है वो है। इसलिए जलीय विलीन में आयनों के सांद्रता का गुणनफल है, इसलिए इसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, और Kw से डिनोट करते हैं। ये जो है जल की मोलर सांद्रता और जल का आयनिक स्थिरांक, वो दोनों गुणाओं करके जल का आयनिक गुणनफल बनते हैं। तो Kw का फॉर्मूला होगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH-। यहाँ H+ की कंसंट्रेशन 25 डिग्री पर 10⁻⁷ है, और OH- की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁷ है। तो Kw का ये जो मान हमारे पास आ रहा है वो 10⁻⁻14 है। तो Kw जो 10⁻⁻14 आ रहा है, ये Kw इस जल का आयनिक गुणनफल है, इसे आप न भूलें। जल का आयनन स्थिरांक अलग होता है और जल का आयनिक गुणनफल अलग होता है। आयनिक गुणनफल जिसे Kw कह रहे हैं।
Ionic product of water is Kw, which is equal to 10 की पावर -14 at temperature 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तीन चीजें हमने जल के बारे में जान ली है। ओके, अब नेक्स्ट चलता हूं। इस जलीय विलयन में कितने H+ है वो हमें पता है, जलीय विलयन में कितने OH- है ये भी हमें पता है। किसी भी जलीय विलयन में जो H+ आयन होते हैं, उन H+ आयनों की सांद्रता का अगर आप ऋणात्मक लघुगणक ले लेते हैं तो इसे pH कहते हैं। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन इज नॉन एज pH। सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने pH शब्द को जो है वो इस दुनिया के सामने रखा और विलयन में H+ आयनों की क्या पावर है। P का मतलब यह पोटेंज से है और पोटेंज जो वर्ड है वो इंडियन वर्ड नहीं है, ये जो वर्ड है ये फॉरेन से आया हुआ है और इस पोटेंज वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है सामर्थ्य, दम, स्ट्रेंथ, उसकी जो पावर है वो। तो जलीय विलयन में H+ की क्या पावर है वो pH। वैसे जल में कितने OH हैं तो OH की पावर को क्या बोल देते हैं हम पर pOH। उस राशि का नेगेटिव लोग लेते हैं तो स्टार्ट में P लग जाएगा उसके, तो pH और pOH की बात भी कर लेते हैं। इस विलयन में H+ कितनी है पता है हमें, तो हम इस विलयन का pH भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्थ में बात करता हूं आपसे pH से रिलेटेड। pH की डेफिनेशन से हमें पता है pH इज इक्वल टू माइनस log H+। H+ आयनों की कंसंट्रेशन का ऋणात्मक लघुगणक है। आपको पता है इस सॉल्यूशन में H+ आयनों की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 है शुद्ध जल में। जब आप इसकी लॉग वैल्यू लेंगे तो ये जो पावर थी आगे आ जाएगी और पावर अगर आगे आ गई तो ये माइनस और माइनस गुणा करके प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 7 log 10 और आप जानते हो log 10 की वैल्यू 1 होती है। वैसी कंडीशन में इस सॉल्यूशन की जो pH है वो pH आएगी 7। 25 डिग्री पर शुद्ध जल की pH 7 होती है, ये हमें पता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ की pOH की बात करता हूं, pOH है माइनस log OH-। आपको पता है OH- सॉल्यूशन में 10 की घात -7 है। 25 डिग्री पर शुद्ध जल की बातें चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा 7 log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो pOH की वैल्यू भी कितनी आ रही है 7 आ रही है। ओके, अब ऐसे ही Kw का जो फॉर्मूला है, इस Kw के फॉर्मूले को लेकर के और यहां से हम pH कैलकुलेट करते हैं, सॉरी pKw। नेक्स्ट, क्योंकि हम जानते हैं Kw इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH-। अगर मैं इसका ऋणात्मक लघुगणक लेता हूं तो यहां लिख देंगे हम माइनस log Kw, क्योंकि ये राशि नहीं है तो इसका लघुगणक कैसे लेंगे, H+ का लेंगे माइनस log H+। ओके, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो log लेते समय वो प्लस हो जाता है, लेकिन हम माइनस log ले रहे हैं तो प्लस और माइनस गुणा करके वापस माइनस हो जाएगा, माइनस log OH- होगा। और चूंकि हम जानते हैं माइनस log H+ की जगह हम pH लिख सकते हैं और माइनस log OH- की जगह हम pOH लिख सकते हैं और माइनस log की जगह हम P लिख सकते हैं, तो इस माइनस log की जगह मैं P लिख देता हूं तो ये हो जाएगा pKw। इसकी जगह फिर P लिख देता हूं तो ये हो जाएगा pH। इस माइनस log की जगह फिर मैं P लिख सकता हूं तो ये हो गया pOH। तो pKw का मान pH और pOH के गुणनफल के योग के बराबर है। आपको पता है इस सॉल्यूशन में pKw pH, pH की वैल्यू क्या है 7, pOH की वैल्यू क्या है 7, तो pKw की वैल्यू कितनी आ जाएगी, pKw इज इक्वल टू 14। शुद्ध जल के लिए pKw का मान कितना होता है 14, कब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। इसका अगर माइनस में log लेते हैं तो माइनस log Kw तो pKw, और यहाँ माइनस log लेते हैं तो माइनस होता आ गया था, तो ये फिर से क्या हो जाता pKw की वैल्यू 40। तो ये शुद्ध जल के बारे में 3-4 बातें हमने सीखी है। शुद्ध जल की मोलरता आपसे पूछे, मैंने बता दिया मोलरता में कितना ही आप वॉल्यूम लो, मोलरता हमेशा कांस्टेंट रहती है।
शुद्ध जल 25 डिग्री पर वियोजन की मात्रा क्या आती है? शुद्ध जल के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? शुद्ध जल के लिए आयनिक प्रोडक्ट क्या है? आयनिक गुणनफल क्या है? वियोजन स्थिरांक और आयनिक गुणनफल में क्या फर्क है? पीएच शुद्ध जल की क्या होती है? पीओएच शुद्ध जल की क्या होती है? ये सारी चीजें सीखी। इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ बताता हूँ आपको, वो क्या है? कोई भी जो जलीय विलयन है उसमें H+ भी हो सकते हैं और H- भी हो सकते हैं। अगर किसी भी जलीय विलयन में H+ की कंसंट्रेशन और OH- आयनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को उदासीन अवस्था कहा जाता है। तो उदासीन जल कौन सा है? जिसमें H+ और OH- बराबर हो जाए, यानी उस जलीय विलयन की pH किसके बराबर हो जाए? POH की। जब किसी शुद्ध जल के लिए pH, किसी भी शुद्ध जल की बात नहीं कर रहा, जलीय विलयन में जब भी pH POH की इक्वल हो जाएगी, ऐसे कंडीशन में उसे हम उदासीन जल कह देंगे। उदासीन जल की pH 7 हो अनिवार्य नहीं है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स लेकर के घूमते हैं। pH 6 हो तो भी उदासीन हो सकता है, pH 8 हो तो भी उदासीन हो सकता है। उदासीन वो नहीं है जब pH 7 हो, उदासीन वो है जब जलीय विलयन में H और OH बराबर हो जाए, जलीय विलयन की pH और POH बराबर हो जाए, उसे हम उदासीन कहते हैं। विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको? आप अब तक ये पढ़ते हो 10th तक कि जब जल की pH 7 हो जाती है तो उसे उदासीन कहते हैं। वो अर्ध सत्य है। वास्तविक सत्य जो फैक्ट्स है, जो रियल फैक्ट है, वो क्या है? न्यूट्रल वो नहीं है जब pH 7 हो जाए, न्यूट्रल वो है जब pH और POH इक्वल हो जाए, जब H+ और OH- इक्वल हो जाए। मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं। आपको पता है जल का जो विघटन है ये एक ऊष्माशोषी पद है। विघटन वैसे ऊष्माशोषी पद होते हैं। अब मैं अगर यहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री से बढ़ा करके, केस नंबर 2, ये आप सबने नोट कर ही लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करने जा रहा हूँ। सपोज ये जो जल है वो हम साधारण जल नहीं लेते हैं, ये गर्म जल ले लेते हैं, टेम्परेचर राइज करते चलते हैं। सपोज मैंने यहाँ टेम्परेचर केस 2 में, अब केस 2 की बातें चल रही है, टेम्परेचर मैंने 90 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया है। ये पहले वाला टेम्परेचर था, अब मैंने सेकंड टेम्परेचर। अगर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया है, टेम्परेचर चेंज कर दिया तो ऐसी कंडीशन में वियोजित होने वाले मोलों की संख्या यानी अल्फा बदल जाएगा। और इस बार चूंकि ऊष्माशोषी पद है तो गर्म करने से ज्यादा वियोजित होकर के जाएंगे। तो अगर आपने ताप बढ़ा दिया है तो ये 10 की घात -7 के बजाय 10 की घात -6 टूट के जाएंगे, ज्यादा टूटेंगे। और अगर ये 10 की घात -6 टूटेंगे तो ये भी 10 की घात -6 बनेगा और ये भी 10 की घात -6 बनेगा। तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में OH 10 की घात -6 होते हैं, H+ भी 10 की घात -6 होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो जल की जो सांद्रता है वो 55.5 में से 10 की घात -6 घटाएंगे तो लगभग वो क्यों आ जाएगी, जल की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, H और OH की कंसंट्रेशन बदल जाएगी। अब 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर वियोजन की मात्रा बदलेगी कि नहीं वो देख लो। ताप बदलने से अल्फा 100% बदलेगा, ताप बदलने से K बदलता और K बदलता है तो अल्फा तो बदलता ही है। और इसको यहाँ से क्लियर भी कर लो। अल्फा निकालने के लिए शुरू में कितने मोल लिए थे? 55.5, उसमें से टूट के कितने लिए? 10 की घात -6। तो ये -7 जो था उसकी जगह -6 आ जाएगा, और अगर -6 आ जाएगा तो आंसर आएगा 1.8 × 10 की पावर -6, यानी अल्फा इंक्रीज हो गया। तो ये चीज हमारी क्लियर होगी कि टेम्परेचर आप जैसे ही इंक्रीज करते हो, जलीय विलयन के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा इंक्रीज होती है। मैं शुद्ध जल की बात कर रहा हूं, इसमें मैंने न कोई अम्ल मिलाया न कोई क्षार मिलाया है। जैसे ही उसी शुद्ध जल का मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही अल्फा इंक्रीज हो गया, पहले से ज्यादा टूटने लगे। ऐसे ही जल का वियोजन स्थिरांक, उसमें भी आप H+ और OH- की कंसंट्रेशन को रिप्लेस करोगे, ये 10 की पावर -6 होगा, ये 10 की पावर -6 होगा। ऐसी कंडीशन में ये 10 की पावर -14 आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका मतलब है वियोजन स्थिरांक भी बढ़ गया है। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज होगा,
क्योंकि वियोजन स्थिरांक साम्य का स्थिरांक है और उष्माशोषी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने से साम्य स्थिरांक बढ़ता है। ये हम लसादेलीय कॉन्सेप्ट में भी साम्य वाला डिस्टर्ब किया था, उसमें भी सीखा था, और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के उपयोग में भी सीखा था। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। ऐसे ही आयनीय गुणनफल में भी H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन अब 10 की पावर -6 हो जाएगी, तो ये 10 की पावर -12 आएगा। तो जल का आयनीय गुणनफल ताप बदलने पर बदल जाता है। पहले Kw 10 की पावर -14 था, अब बढ़ करके 10 की पावर -12 हो गया। जब आप H प्लस से pH निकालने की बात करोगे तो ये -7 नहीं -6 होगा, तो यहाँ भी आपको 6 लिखना है। तो pH अब उसी शुद्ध जल की pH 6 आना चालू हो गई है। ऐसे ही OH माइनस आयन कंसंट्रेशन भी 10 की पावर -6 है। इसका मतलब ये जो POH ये भी 6 आ गई है। और KW की बात करोगे, PKW की बात करोगे तो 6 + 6 यानी ये क्या हो जाएगा 12। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हुआ, KW भी इंक्रीज हो गया। ताप बढ़ाने से क्या हो रहा है वो देखते जाओ आप। ताप बढ़ाने से KW बढ़ गया, ताप बढ़ाने से डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ गया, ताप बढ़ाने से अल्फा बढ़ गया, और यहां ताप बढ़ाए तो pH घट गई। पहले 7 थी अब कम हो गई है, क्योंकि ये ऋणात्मक लघुगणक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे जलीय विलयन की pH डिक्रीज होगी। pH कम होती है जबकि H प्लस बढ़ते हैं, क्योंकि pH H प्लस आयनों का माइनस में लॉग है, इसलिए घटेगी। ठीक इसी प्रकार से टेम्परेचर इंक्रीज करने पर POH भी डिक्रीज हो गई है। पहले POH 7 थी, अब ये POH घट करके कितनी हो गई है 6 हो गई है। क्लियर हो गई है कहानी भी। ऐसे ही PKW पहले आ रहा था 14, अब PKW 12। इसका मतलब PKW भी टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा। तो कहानी क्या कह रही है कि जिसके भी P लगा हुआ है, चाहे से वो pH है, चाहे से POH है, चाहे से वो PKW है, ये जिनके P लगा हुआ है वो माइनस में लॉग होते हैं। अतः अगर कोई आंकिक मान बढ़ रहा है तो ये घटेंगे। तो H, OH और KW इन तीनों की आंकिक मान बढ़े हैं, तो P लगने के बाद वो सारे मान घट रहे हैं। तो ताप बढ़ाने से अल्फा बढ़ा, K डिसोसिएशन बढ़ा, KW बढ़ा, पानी में H प्लस बढ़े, OH बढ़े, लेकिन pH घटी, POH घटी और PKW घट गया। क्लियर हो गई है कहानी। और अब देखिए आश्चर्यचकित करने वाली बात, जहां आप समस्या में थे वो समस्या का समाधान हो गया है। आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि उदासीन की pH हो सकती है, 7 से लग जा सकती है। यहाँ क्लियर है। उदासीन उसे कहते हैं जब H और OH बराबर हो। अभी भी जल के H और OH दोनों इक्वल हैं, और H और OH इक्वल हैं, इसका मतलब ये उदासीन है। तो उदासीन की pH कितनी आ रही है 6, क्योंकि अभी pH और POH दोनों इक्वल है यहाँ। तो न्यूट्रल की अगर pH दे दे वही उसकी POH होती है, और pH और POH को जोड़ने पर PKW आ रहा है। मान लो अब रिवर्स से क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दे। एक शुद्ध जल कह रहा है, इसका मतलब है कि वहां की pH और POH इक्वल होने वाली है। तो शुद्ध जल के लिए PKW का मान 10 है। तो बताइए जलीय विलयन की pH कितनी है। तो शुद्ध है PKW 12 है, और शुद्ध उदासीन होता है, उदासीन की pH और POH क्या होती है बराबर होती है। तो अगर ये 12 है तो 12 है तो ये भी 6, ये भी 6, PKW 10 दे रखा है तो ये 5, ये 5। तो जो PKW उसका आधा pH हो जाता है न्यूट्रल हो। तो ऐसे रिवर्स करके भी क्वेश्चन आते रहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर हम बहुत आसानी दे सकते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सब चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। और न्यूट्रल किसे कहते हैं, यहाँ से एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन बनाएगा। मैं 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा भी। ये न्यूट्रल उसे कहते हैं जहां H विलयन में H और OH इक्वल हो जाए, या फिर POH के इक्वल हो जाए। ये मैं जल के वियोजन पर ताप के प्रभाव का एक्सप्लेन कर रहा था। अब मान लो मैं टेम्परेचर चेंज नहीं करता हूं और इसमें जल में बाहर से कोई पदार्थ मिला देता हूं, वो पदार्थ अंदर जाकर के आयनित होना प्रारंभ कर रहा है, अशुद्ध जल की बातें करना चालू करते हैं वो। अगर टेम्परेचर वही है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ये पूरा खेल आपके सामने।
अब अगर मैं बाहर से इसमें अम्ल और मिला देता हूं, अगर मैं बाहर से अम्ल मिला दूंगा, वो अम्ल आकर के और H+ बनाएगा और H+ बनाएगा, तो ऐसे कंडीशन में मिलाई गई अशुद्धि से कभी भी, क्योंकि आपने टेम्परेचर नहीं बदला है, बाहर से केवल पदार्थ ही मिला रहे हो, बाहर से अगर आप कोई भी पदार्थ मिलाओगे तो साम्य के स्थिरांक नहीं बदलेंगे, न Kw बदलेगा और न K डिसोसिएशन बदलेगा। Kw का मान 90 डिग्री आ गया तो 90 डिग्री पर 10⁻12 है तो 10⁻12 ही रहेगा। अब मैं इसमें बाहर से अम्ल मिला रहा हूं तो भी Kw चेंज नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, अगर आपने बाहर से एसिड मिलाया तो H+ बढ़ेंगे, और अगर H+ बढ़ गए, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो Kw नहीं बदलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, अगर जल में 1 लीटर जल में 1 मोल HCl मिला दे तो Kw का नया मान क्या होगा, तो Kw का जो पुराना वही रहेगा, कोई बाहर से अशुद्धि मिलाने से तो Kw बदलने वाला नहीं है। Kw तो साम्य का नियतांक है, ये तो केवल टेम्परेचर से बदलने वाला है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, सिली मिस्टेक करवाने की कोशिश करता है एग्जामिनर, हमें वो बेवकूफी नहीं करनी है। Kw टेम्परेचर से चेंज होने वाली चीज है केवल। अगर मैंने बाहर से अम्ल मिलाया तो अम्ल मिलाने पर विलयन के H+ बढ़ जाएंगे और H+ बढ़ गए। सपोज मैंने बाहर से HCl मिला दिया, HCl टूट करके H+ और Cl- बना रहा है, तो जैसे ही विलयन में H+ आएंगे, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो समायन प्रभाव लागू हो जाएगा। समायन प्रभाव क्या था, दो विद्युत अपघट्य हो, दोनों के टूटने से समान प्रकार के आयन बन रहे हो, तो जो दुर्बल वाला विद्युत अपघट्य है उसका वियोजन कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ के H+ की कंसंट्रेशन 10⁻�6 से कम हो जाएगी, OH- की कंसंट्रेशन 10⁻�6 से कम हो जाएगी। विलयन में फाइनली H+ इसके दो जगह से आ रहे होंगे, OH एक ही जगह से आ रहा होगा, Cl एक ही जगह से आ रहा होगा, तो यहाँ कंसंट्रेशन H और OH की जल के कारण आने वालों की कम होना चालू हो जाएगी। लेकिन इस H की पूर्ति तो ये कर देगा, OH की पूर्ति कोई कर नहीं पाएगा। तो फाइनली H जैसे ही बढ़ा, H क्यों बढ़ा, क्योंकि H इसके तो थे, इसके और आगे, तो दोनों के मिलाकर के ज्यादा हो गए। H ज्यादा होते ही OH कम हो जाएगा, H बढ़ा OH घट गया। Kw पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुन लेना अच्छे से, Kw वही आना है 10⁻12 है तो 10⁻12, अगर 25 डिग्री है तो 10⁻14 का मतलब 10⁻14। Kw वो कवर रहेगा, K डिसोसिएशन वो कवर रहेगा, अगर ताप नहीं बदला तो अल्फा बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे आप एसिड मिलाओगे ये पीछे की ओर आएगा, कॉमन इफेक्ट है ना, समायन प्रभाव है, प्रबल की उपस्थिति में दुर्बल के वियोजन में कमी आना। ऐसे ही अगर मैंने क्षार मिला दिया तो HCl की जगह अगर मैं NaOH मिला देता हूं तो NaOH मिलाने पर H+ और OH-, तो इस बार कौन बढ़ गया, इस बार बढ़ गया OH-, OH- बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम पीछे आएगा तो फाइनली H कम हो जाएंगे, लेकिन OH तो यहां से बढ़ गए तो फाइनल OH बढ़ेंगे और H+ कम हो जाएंगे। पानी में H और OH बराबर नहीं रहेंगे, OH ज्यादा हो जाएंगे, H कम हो जाएगा, OH ज्यादा हो गया तो विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो ये पूरा जो परिवर्तन था जल के अंदर, ताप, जल का खुद का क्या होता है, जल में ताप बदलने से क्या होता है, और जल में बाहर से कोई पदार्थ मिला दे तब क्या होता है, ये सारा डिस्कशन अपन ने किया है। हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी जरूर कर लेते हैं।